Hello बच्चों, let's see the question. Question is which feature of the Watson-Crick model of DNA structure explains its ability to function in replication and gene expression? And the options are each strand contains all the information present in double helix. Second option is structural and functional similarities of DNA and RNA. Third option is the double helix is right-handed, not left-handed. And the option D is DNA replication does not require enzyme catalyst. So let's see what is the key concept to solve the question. So key concept is that कि हमें पता होना चाहिए about the structure of DNA, कि DNA का structure कैसा है, and we should be having a knowledge about the molecular machinery or molecular mechanisms required for जेनेटिक फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि बॉडी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, कौन से मैकेनिज्म्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, तो वो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. देन ओनली वी विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन. तो देखिए, जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें पता है कि डीएनए एक मैक्रोमोलिक्यूल है एंड इट इज डबल स्ट्रैंडेड. तो वॉटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि डीएनए डबल हेलिकल है. इसका मतलब है कि जो डीएनए के अंदर टू स्ट्रैंड्स हैं, सो इट हैज टू polynucleotide chains. DNA is a polymer, it is made of nucleotides, so it has two polynucleotide chains and these two chains are anti-parallel. इसका मतलब अगर ये चेन है, ये दूसरी चेन है, तो अगर एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसका मतलब इधर फॉस्फेट ग्रुप फ्री है, इधर 3 प्राइम पे कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है. सिमिलरली तो दूसरे स्ट्रैंड में इधर 3 प्राइम एंड होगा और इधर 5 प्राइम एंड होगा and these two strands are linked together by hydrogen bonds. अब ये जो दो strands हैं ये helically twisted होते हैं. ये एक एक्सिस के चारों तरफ जैसे स्टेयर केस होता है वैसे ये ऐसे हेलिकली ट्विस्टेड होते हैं. तो एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, उसके चारों तरफ ये लेफ्ट हैंडेड फैशन में, अगर हम BDNA है जो कि मेजर डीएनए है तो हम उसमें देखें तो ये जो कॉइलिंग है या फिर जो हेलिक्स की आप देखेंगे कि रोटेशन है इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के चारों तरफ, जो हेलिक्स है दैट इज इन द लेफ्ट हैंडेड फैशन. तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं आप डबल हेलिक्स इज लेफ्ट हैंडेड नॉट राइट हैंडेड. तो ऑप्शन सी तो यहीं से डिस्कार्ड कर सकते हैं हम, वो तो ट्रू है ही नहीं. अगला है डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है. तो जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, सो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू डीएनए, इसका मतलब जो सेल के पास डीएनए है उसकी कॉपी बनाना, तो डीएनए रेप्लिकेशन कह सकते हैं हम इसको, और डीएनए डुप्लीकेशन कह सकते हैं. तो डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन, तो इसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं. सो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स मैनी एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स इंक्लूड करते हैं जैसे कि हेलिकेज, क्योंकि रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है दोनों स्ट्रैंड्स का अलग होना, तो उसके लिए इनके दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए हेलिकेज एंजाइम चाहिए. डीएनए के रेप्लिकेशन को शुरू करने के लिए प्राइमेज एंजाइम चाहिए, फिर पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के लिए. तो आप देख रहे हैं इतने सारे तरह के एंजाइम्स, सुपर कोइलिंग को हटाने के लिए टोपोआइसोमेरेज चाहिए, तो इतने सारे एंजाइम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. तो यहाँ लिखा है डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एंजाइम नहीं चाहिए, तो दिस इज रॉन्ग. तो दो स्टेटमेंट्स तो हो गई गलत. अब हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स की. तो लिखा है कि जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट करना है और जीन को एक्सप्रेस करना है. तो इसका रीज़न यही है कि जो हर स्ट्रैंड है डीएनए का उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है. अगर मैंने अभी बताया कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो सपोज हमें एक न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पता है, से इट इज़ ATC ATGA
CACG से दिस इज दिस, तो इसका जो स्ट्रैंड होगा दूसरे वाला स्ट्रैंड, उसकी सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो A के कॉम्प्लीमेंट्री इधर T आएगा, T के कॉम्प्लीमेंट्री A, C के कॉम्प्लीमेंट्री G, A के कॉम्प्लीमेंट्री T एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका मतलब एक स्ट्रैंड्स की इंफॉर्मेशन ही दूसरे स्ट्रैंड के पास है, क्योंकि एक स्ट्रैंड में अगर कोई चेंज आएगा तो दूसरे में कोई चेंज आ जाएगा। और रेप्लिकेशन की मशीनरी भी इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि जब दो स्ट्रैंड्स, हमें नया डीएनए बनाना है तो उसके लिए पुराने दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगे। सो ये पैटर्नल स्ट्रैंड्स अलग हो गए, 5-3 पेरेंटल स्ट्रैंड, सॉरी, दीज आर सेपरेटेड। और अब इस पे जो नए स्ट्रैंड्स बनेंगे, यहाँ पे एक एक स्ट्रैंड पुराना रहेगा ये वाला, और एक एक स्ट्रैंड नया बनेगा। सो जो स्ट्रैंड नया बनेगा उसकी सीक्वेंस इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। जैसे इसके पास A था तो नए स्ट्रैंड में यहाँ पे T होगा, अगर यहाँ पे T है तो यहाँ पे A होगा। सो आप देख रहे हैं कि अगर हमें एक की सीक्वेंस पता है तो दूसरे की सीक्वेंस भी पता कर सकते हैं। एक में कोई चेंज आएगा तो दूसरे में कोई चेंज आएगा। और जो दो, अब ये जो डुप्लीकेशन हुआ, इस डीएनए से दो नए डीएनए बन गए, तो ये एग्जैक्ट कॉपीज होंगे एक दूसरे की। जैसे यहाँ पे ATTA CGAT ऐसे है, तो इसमें भी तो ऐसे ही होगा। इधर T है तो इधर A होगा, इधर T है तो इधर A है तो इधर T होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो इधर ATCA तो इधर भी सेम सीक्वेंस होंगी। तो ये जो दो नए डीएनए बनेंगे ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। और ये आइडेंटिकल क्यों होंगे? क्योंकि जो पुराने स्ट्रैंड्स थे वो दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन थी रेप्लिकेशन के लिए। तो ये बात भी ठीक है। साथ में जब हम जीन एक्सप्रेशन की बात करें तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि कोई जीन अपना इफेक्ट दिखा रहा है इनटू द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? डीएनए को पहले एमआरएनए बनाना होगा, और एमआरएनए को बनाना होगा प्रोटीन, और ये प्रोटीन सेल के अंदर कोई फंक्शन करेगा और ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में कोई रोल प्ले करेगा। अब जो डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए बनेगा तो डीएनए के जो स्ट्रैंड है उसी की इंफॉर्मेशन आरएनए के पास जाएगी, और आरएनए उस इंफॉर्मेशन को प्रोटीन बनाने में यूज करेगा। तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें से कोई एक स्ट्रैंड यूज होगा एमआरएनए बनाने में, और फिर वो प्रोटीन बनाएगा। तो हम देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड्स में सिमिलैरिटी होने के कारण ही जो स्ट्रैंड्स हैं वो रेप्लिकेशन में और जीन एक्सप्रेशन में अपना फंक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड में बहुत सारे डिफरेंसेस होते, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री ना होते, तो रैंडमली अगर इनकी सीक्वेंस होती तो हमारी पूरी जेनेटिक मशीनरी ही बिल्कुल इम्बैलेंस हो जाती। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। और जबकि दूसरी स्टेटमेंट में डिफरेंसेस हैं कि ये वाला जो फंक्शन है ये रेप्लिकेशन में तो यूज नहीं होगा। डीएनए और आरएनए के अंदर सिमिलैरिटी होना, ये रेप्लिकेशन में नहीं होगा, क्योंकि रेप्लिकेशन में तो डीएनए से डीएनए ही बनेगा, तो वहाँ पे आरएनए का तो कोई रोल ही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स को प्रूव करती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।